Hello everyone, welcome back to this lecture of the redox reaction. पिछले दो लेक्चर्स में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को क्लासिफाई किया था और ये बोला था कि अगले रिएक्शंस हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अगर आप 11th एनसीईआरटी को देखिए तो तीन इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं। पहला कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना डिफरेंट स्पीसीज का, डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स में। दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और तीसरा है इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस यानी गैल्वेनिक सेल का पूरा डिटेल तो नहीं लेकिन इनिशियल डिटेल्स हैं। तो तीन एस्पेक्ट्स में से पहला एस्पेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी स्पीसीज में किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने निकालना सीखा। उसके बहुत से वेरिएशंस किए। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वह है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का दो मेथड है, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हम इसके बाद पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों से रिएक्शंस की बैलेंसिंग की जा सकती है। तो क्या हम किसी एक मेथड को सीख के पूरा काम नहीं चला सकते? नहीं, दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली बैलेंस होते हैं, एक बार में पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉलो कीजिए, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉलो कीजिए, आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा गिवन रिएक्शन को। इस प्रिपरेशन की ज़रूरत 90% केसेस में नहीं होती। क्यों? देखिए, ये रिएक्शन दिया है, जो भी मेथड हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको अप्लाई करके दिखाते जाएंगे, जो स्टेप्स लिखा है वो फॉलो करके दिखाते जाएंगे। तो इस रिएक्शन में देखिए कहीं कोई आयन नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है। ये आयनिक कंपाउंड है लेकिन न्यूट्रल। ये कोवेलेंट है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सब के सब नॉन मेटल हैं। ये भी कोवेलेंट है, तो यहाँ पर आयंस नहीं लिखा गया। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, बुक्स में मिलते हैं, एग्जाम में आता है, उसमें आयंस के फॉर्म में रिएक्शंस दिया जाता है। अगर रिएक्शन आयंस के फॉर्म में ही दिया गया है तो इन स्टेप्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम हर केस के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर कोई भी रिएक्शन हमको दिया गया है तो सबसे पहले हम उसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। सो प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फॉर बैलेंसिंग, इसका मतलब आप कोई भी मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी रिएक्शन दिया गया है उसमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में लिखते हैं पर एटम। अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का +1 लिखेंगे और ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, मैग्नीज का निकालेंगे +7 आ जाएगा। हाइड्रोजन का +1 रखेंगे, ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, कार्बन का निकालेंगे +3 पर कार्बन एटम आएगा। यहाँ पर 2 कार्बन एटम है तो दोनों कार्बन का टोटल +6 हो जाएगा, लेकिन एक कार्बन एटम का +3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 रखा, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का कैलकुलेट करने पर +6 आएगा। याद कीजिए, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त एलिमेंट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया था, ए, बी एंड सी। ए वो एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी वेरी नहीं करता किसी कंपाउंड में, उनको याद करने के लिए बोला था। फिर बी क्लास जिनका मोस्टली तो कांस्टेंट रहता है लेकिन कई केसेस में वेरी करता है। उनके दो ही एग्जांपल थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एक्सेप्शंस और ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस पढ़ाए गए थे। तो इन जनरल हाइड्रोजन का हम +1, ऑक्सीजन का -2 रखते हैं। और क्लास सी में वो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे इसमें मैग्नीज का, इसमें कार्बन का, इसमें सल्फर का। MnSO4 ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि Mn मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच में बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? आयनिक। लेकिन इसमें 2 एलिमेंट हैं जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Mn का भी वेरिएबल होता है, सल्फर का भी वेरिएबल होता है। जब 2 का वेरिएबल हो तो हम किसी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट तब निकाल सकते हैं जब दूसरे का पता हो। तो आयनिक कंपाउंड में सिंपल सा कंसेप्ट रखिए, आप इसको कैटायंस एनायंस में ब्रेक कीजिए। तो Mn के ऊपर कितना चार्ज पता नहीं, लेकिन आपको मालूम है SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। तो अगर SO4 के ऊपर -2 है तो Mn के ऊपर +2 आ जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो सल्फर का +6 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, कार्बन का +4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 होगा। हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब हम देखेंगे
कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर प्रिपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फॉर द बैलेंसिंग, वी फाइंड द स्पीसीज शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो स्पीसीज पता कीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है ये पता करने के लिए हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं पर एटम। अब इसको देख के एकदम क्लियर हो जा रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ और MnSO4 में वो चेंज हो गया। और H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है CO2 में जाके। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। वाटर में भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट में 2 स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है, और प्रोडक्ट में भी 2 स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है। तो पहला काम हमने कर लिया, हमने वो स्पीसीज पता कर लिया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। कैसे पता किया? बाय राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इन ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने में, ये लिखने में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये +7 कैसे आ गया, +3 कैसे आ गया, तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें। डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। पिछले लेक्चर्स में हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सिखा दिया है। चलिए अब इसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म हैविंग ओनली द स्पीसीज शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आयनिक फॉर्म में लिखने का मतलब क्या? जो आयनिक कंपाउंड है उसको कैटायंस और एनायंस में ब्रेक करेंगे और सिर्फ वो आयन लिखेंगे जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड को एज इट इज लिखा जाता है। जैसे KMnO4 एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि पोटेशियम मैग्नीज मेटल है और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। लेकिन इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन है? पोटेशियम, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है सबसे। तो जब ये ब्रेक होता है तो बनता है K+ और MnO4-। K+ और MnO4- में पोटेशियम में चेंज आ नहीं रहा है, Mn में चेंज आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ MnO4- को लिखेंगे। तो KMnO4 से हमने क्या लिखा? MnO4-। ये आयनिक फॉर्म में लिखना हो गया। H2C2O4 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब के सब नॉन मेटल हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, एज इट इज लिख दिया। H2SO4 नहीं लिखा जाएगा, क्यों? इसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो आयनिक फॉर्म में लिखते वक्त सिर्फ उसी स्पीसीज को लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। MnSO4 आयनिक कंपाउंड है, Mn+2 और SO4-2 होता है। हम सिर्फ Mn+2 लिखेंगे, कैटायन लिखेंगे, एनायन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि SO4-2 में न तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है न तो ऑक्सीजन का। CO2 कोवेलेंट कंपाउंड है, पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया। वाटर को लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जिसको भी नहीं लिखा है वो अपने आप बैलेंसिंग के दौरान रिएक्शन में आ जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अगर आपको आयनिक फॉर्म इक्वेशन दिया गया है तो 4 स्टेप में पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप्स। सबसे पहले तो आप ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ध्यान रखिए। सबसे पहले हम उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। क्या कहा? सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। फिर हम टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। क्या कहा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। एंड फोर्थ स्टेप क्या है? हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं। यानी देखिए 4 में से 3 स्टेप तो केवल एटम्स की बैलेंसिंग है। पहला स्टेप उस एलिमेंट का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। तीसरा स्टेप ऑक्सीजन एलिमेंट का। चौथा स्टेप हाइड्रोजन एलिमेंट का। सिर्फ दूसरा स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को बैलेंस किया जा रहा है, टोटल चेंज को। अब इसको अगर हम अप्लाई करें एक एक करके, सो पहला स्टेप में क्या कर रहा है? बैलेंसिंग ऑफ एटम्स शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय सेम स्पीसीज इन विच एलिमेंट इज प्रेजेंट। सी हियर, यहां पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? यहां पर मैग्नीज का और कार्बन का। मैग्नीज का इधर एक एटम है, इधर भी एक एटम है। किस मॉलिक्यूल में है, उसके साथ कौन है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उस एलिमेंट को फोकस कीजिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। मैग्नीज लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही एटम है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। कार्बन का रिएक्टेंट में 2 एटम है और यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 एटम है। तो हमको इधर कार्बन का एक और एटम लिखना है, तो हम एक एटम के लिए एक CO2 लिखेंगे। एक CO2 पहले से प्रेजेंट है, एक CO2 और लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 CO2। तो पहले स्टेप में सिर्फ इतना चेंज लाया, हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, दोनों तरफ बराबर हो गया वो। अब
पहले स्टेप में जो हुआ उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 गिविंग Mn+2 प्लस 2CO2। पहले स्टेप में हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अब हम टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। तो देखिए चेंज किस में हुआ, मैग्नीज में, कार्बन में। मैग्नीज में चेंज आया +7 से +2, यानी 5 का चेंज आया एक एटम के लिए। ये जो भी लिखा है वो पर एटम लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 7 से 2 यानी 5 का चेंज एक एटम के लिए, और एक ही एटम है तो टोटल चेंज 5 का आ गया। ये है रिडक्शन रिएक्शन, +7 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन में टोटल चेंज आया 5 का, एक एटम के लिए 5 का चेंज, और एक ही एटम है तो टोटल चेंज भी 5। कार्बन के लिए अगर आप देखें तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। +3 से +4 1 का चेंज आया, 1 का चेंज 1 एटम के लिए, लेकिन टोटल एटम्स कितने हैं बैलेंसिंग बाद हमको पता चला 2 है, तो टोटल चेंज हो गया 2। तो टोटल चेंज कैसे आता है, चेंज इन 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहा, चेंज इन 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसको हमने पहले स्टेप में बैलेंस कर लिया है, तब जाके टोटल चेंज हम निकाल पाएंगे। अब ये देखिए टोटल चेंज रिडक्शन में 5 का और ऑक्सीडेशन में 2 का, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके दूसरे के बराबर करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली छोटे वाले को मल्टीप्लाई करके बड़ा करेंगे। तो हम 2 को अगर किसी इंटीगर से मल्टीप्लाई करके 5 बनाना चाहेंगे तो नहीं आएगा, फ्रैक्शनल नंबर आएगा 2.5। तो जब किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दूसरे के बराबर नहीं किया जा सकता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पर जो चेंज था उसको रेड कलर से लिख देते हैं। चलिए अब देखिए, पूरे रिडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन वाले चेंज से यानी 2 से, और पूरे ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई करेंगे रिडक्शन वाले चेंज यानी 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसमें भी 2 यानी 10 का चेंज आ गया, और यहाँ पर भी आ गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 5 × 2 यानी 10, और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में सेकेंड स्टेप को फॉलो करने के बाद जो इक्वेशन आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5H2C2O4 गिविंग। अब देखिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीडेशन से रिडक्शन साइड में। प्रोडक्ट में क्या बना, 2Mn+2 प्लस 5 2 जा 10CO2। दूसरा स्टेप हमारा हो गया। सो बैलेंसिंग ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बैलेंसिंग ऑफ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग एनी वन इक्वेशन और क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टू इक्वेशंस। टोटल चेंज कैसे आता है, चेंज पर एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में क्या चेंज लाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बहुत सिंपल सा है, जिधर जितना ऑक्सीजन एटम कम होगा उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। क्या कहा, जिधर जितना ऑक्सीजन एटम कम होगा उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। इधर कितना ऑक्सीजन एटम, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 20 प्लस 8 28 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड में है। राइट में देखिए 10 2 जा 20, तो ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी राइट साइड में है। कितने एटम्स कम है, 8, तो हम 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरह, जो है वो समेटते हुए 2MnO4 माइनस react with 5H2C2O4 auxilic acid with the transfer of 10 electron, it gives 2Mn+2 plus 10CO2 plus 8H2O. Now the grand finale of the balancing by oxidation number method. इसके बाद ये इक्वेशन पूरा बैलेंस हो जाएगा आयनिक फॉर्म में। लास्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मीडियम एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल, और अलग अलग मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं इसके लिए हमने ये टेबल दे दिया। ये टेबल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी काम आएगा। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग का तरीका यही होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी। देखिए रिएक्शन के 2 साइड हैं, लेफ्ट और राइट नहीं डिसाइड करते हैं। अब हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन के 2 साइड देखेंगे। एक तो हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट साइड रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम एक्सेस साइड।
अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम है ही नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम है तीसरे स्टेप के बाद और दोनों तरफ बराबर है तब भी इस स्टेप की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम है दोनों तरफ लेकिन किसी एक तरफ कम किसी तरफ ज़्यादा, तो एक हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट साइड होगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम एक्सेस साइड होगा, वो लेफ्ट और राइट कुछ भी हो। एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं? जिधर जितना हाइड्रोजन एटम की कमी होगी उधर उतना H+ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन एक्सेस साइड में कुछ भी नहीं करते। जैसे ये रिएक्शन हमको दिया गया H2SO4 के प्रेजेंस में, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम है। आगे चल के ये भी बताया जाएगा कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +7 से +2 चेंज हो रहा है तो ये एसिडिक मीडियम में ही होता है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं भी लिखा होता तो ज्ञानी लोग +7 से +2 देख के पहचान जाते कि ये एसिडिक मीडियम है। तो आप भी धीरे धीरे ज्ञानी बन जाएंगे। आगे चल के हम कुछ रिएक्शंस को देख के, हर रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि मीडियम कैसा है, लेकिन कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में ही होते हैं। तो आगे चल के हम पहचानेंगे। जैसे एक बात जिक्र हो गया तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नीज अगर +7 से +2 में जा रहा है तो इसका मतलब मीडियम एसिडिक है। वैसे यहाँ पर H2SO4 इसका मतलब मीडियम एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम उधर उतना H+ जोड़ेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में कितना है, 5 2 10 हाइड्रोजन एटम है और इधर 8 2 16, इधर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा उधर कम, 8 2 16 5 2 10, इधर 6 हाइड्रोजन एटम कम है तो हम क्या करेंगे 6 H+ जोड़ देंगे। आप किसी भी एलिमेंट का टोटल एटम लेफ्ट में और राइट में कैलकुलेट कीजिए, बराबर मिलेगा। नेट चार्ज देखिए -2 + 6 टोटल +4 चार्ज है और यहाँ पर 2 2 4 +4, टोटल चार्ज बराबर है लेफ्ट और राइट में, हर एलिमेंट के एटम्स बराबर हैं लेफ्ट और राइट में। ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। एक बार अच्छे से इत्मीनान से इसको देख जाइए, बैलेंसिंग के जो बातें हमने कही वही अप्लाई करके दिखाया। अब इसके बाद कुछ और चेंजेस की हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको आप अच्छे से देख जाइए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट डाउन कर जाइए। आयनिक फॉर्म इक्वेशन की बैलेंसिंग के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत कभी पड़ती है और कभी नहीं पड़ती, मोस्टली नहीं पड़ती। जैसा कि हमने बताया कि रिएक्शन की प्रिपरेशन को 2 मेथड से पहले दिए थे हमने। बैलेंसिंग के पहले ये 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है अगर रिएक्शन न्यूट्रल फॉर्म में दिया गया है तब। लेकिन हमने ये भी बताया कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि रिएक्शन आयनिक फॉर्म में ही दिया जाता है। जैसे ये आयनिक फॉर्म है, इसमें सिर्फ आयंस लिखे गए। आयनिक फॉर्म में इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर इसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पहले हम रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। बैलेंसिंग के बाद हमारे पास इक्वेशन आया है 2MnO4- यस 2MnO4- react with 5H2C2O4 plus 6H+ with the transfer of 10 electrons to give 2Mn+2 plus 10 CO2 plus 8 S2। अब इस इक्वेशन को अगर हमको न्यूट्रल फॉर्म में लिखना है तो जो आयन जिस मॉलिक्यूल से आया था उसी कंपाउंड उसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे MnO4- आया था KMnO4 से, तो बैलेंस इक्वेशन में 2MnO4- है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 KMnO4। ये H2C2O4 एज इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। H+ देखिए अनबैलेंस इक्वेशन में कहीं था नहीं, लेकिन ऑब्वियसली H+ एसिड से आएगा और एसिड कौन है? H2SO4। तो 6H+ के लिए हम लेंगे 3H2SO4, 3H2SO4 से 6H+ मिल जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10। अब ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में इक्वेशन को न्यूट्रल बनाने के लिए हमने यहां पर 2 पोटेशियम ऐड किया और 3 सल्फेट ऐड किया। लेफ्ट साइड में रिएक्शन न्यूट्रल करने के लिए बैलेंस इक्वेशन में जो भी आप ऐड करते हैं वो दोनों तरफ बराबर ऐड करते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस इक्वेशन में कोई भी चीज़ एक तरफ ऐड करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन को आयनिक से न्यूट्रल बनाने के लिए जो भी स्पीसीज हम किसी एक तरफ ऐड करते हैं वही स्पीसीज उतना ही हम दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल बनाने के लिए 2 पोटेशियम और 3 सल्फेट ऐड किया है, तो 2 पोटेशियम और 3 सल्फेट एनी हाउ हमको प्रोडक्ट साइड में भी ऐड करना है। चलिए देखते हैं। Mn+2
हमने लिया था MnSO4 से, तो 2Mn+2 के लिए 2MnSO4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2 सल्फेट यहाँ पर बैलेंस हो गए, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट अभी बच गया। CO2 एज इट इज होगा, वाटर एज इट इज होगा। अब हमारे पास 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट बचा है, तो उनको मिला के हम एक सॉल्ट बना देंगे K2SO4। जरा गौर से देखिए, अनबैलेंस इक्वेशन में K2SO4 का जिक्र नहीं था, लेकिन बैलेंसिंग से हमको पता चल गया कि रिएक्शन में K2SO4 भी प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ध्यान रखिएगा, अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के दे दीजिए, कुछ भी मत लिखिए, वो अनबैलेंस इक्वेशन होगा। बैलेंसिंग के लिए अनबैलेंस इक्वेशन जो दिया जाता है उसमें उन स्पीसीज को रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिखना ज़रूरी है जिनमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। जिनमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो क्या हम अगर इस रिएक्शन में H2SO4 नहीं देते तब भी इसकी बैलेंसिंग हो सकती थी? यस, हो सकती थी, लेकिन तब जो H+ आता वो किस एसिड से आया ये हमारी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता। हम H+ के लिए नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते थे, अगर उनके प्रेजेंस से रिएक्शन में कोई और चेंज नहीं आ रहा है तब। फिलहाल यहाँ पर H2SO4 दिया गया है, इसलिए हमने H+ को सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में लिखा है। तो बैलेंसिंग के बाद ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, इसका सोल कंसेप्ट क्या है कि जो भी चीज़ ऐड करना है बैलेंस इक्वेशन में न्यूट्रल बनाने के लिए, वो दोनों तरफ ऐड करना है बराबर, तभी रिएक्शन को बैलेंस भी रख पाएंगे हम और न्यूट्रल भी कर पाएंगे। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट रिएक्शन में लास्ट लेक्चर के एंड में हमने वैलेंस फैक्टर का जिक्र किया था इन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, अगर कोई बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम किसी भी स्पीसीज का वैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं, चाहे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ हो चाहे ना। जैसे अगर इस रिएक्शन में देखिए तो सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, K2SO4, इनमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। ऐसे स्पीसीज, ऐसे आयंस को बोलते हैं स्पेक्टेटर स्पीसीज या स्पेक्टेटर आयन। द स्पीसीज विच डजंट शो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड स्पेक्टेटर स्पीसीज और आयन, और उनका भी वैलेंस फैक्टर हम बैलेंस्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो वैलेंस फैक्टर है वो क्या है, अभी हम ओरली बता दे रहे हैं, बाद में लिख के भी बताएंगे आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर फार्मूला यूनिट ऑफ एनी स्पीसीज। फिर से सुनिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर फार्मूला यूनिट ऑफ एनी स्पीसीज इन बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन गिव्स द वैलेंस फैक्टर। एग्जाम्पल, अगर हमको इसका वैलेंस फैक्टर लिखना है, K1O4 के कितने फार्मूला यूनिट हैं? 2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं या 2 फार्मूला यूनिट। देखिए, मॉलिक्यूल टर्म करते हैं कोवेलेंट के लिए, और जब आयनिक कंपाउंड होता है तो उसको मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि K1O4 क्रिस्टल होता है, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। 2 फार्मूला यूनिट, 5 फार्मूला यूनिट भी है ऑक्जेलिक एसिड का, 5 मॉलिक्यूल्स भी हैं। फिलहाल 2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 1 के लिए कितना होगा? 10/2 यानी 5। 5 के लिए 10, तो 1 के लिए कितना? 10/5 यानी 2। 3 के लिए 10, तो 1 के लिए कितना? 10/3। 2 के लिए 10, तो 1 के लिए कितना? 5। 10 के लिए 10, तो 1 के लिए कितना? 1। 8 के लिए 10, तो 1 के लिए कितना? 10/8 या 5/4 कह सकते हैं। 1 के लिए 10, तो यही इसका वैलेंस फैक्टर हो गया। फिर से सुनिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर फार्मूला यूनिट ऑफ एनी स्पीसीज, चाहे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। तो ये सबका वैलेंस फैक्टर आ गया इस रिएक्शन में। अब जरा 2 बातों को ध्यान से देखिए। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बैलेंस इक्वेशन में K1O4 खुद क्या हुआ है? रिड्यूस, मैग्नीज +7 से +2 में रिड्यूस हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के जो मोल का रेशियो होता है वो उनके वैलेंस फैक्टर का रेशिप्रोकल होता है। वैलेंस फैक्टर 5 और 2 है, तो इनके मोल्स 2 और 5 है। ये पिछले लेक्चर में हमने एंड में बैलेंसिंग के वक्त बताया था, बैलेंसिंग नहीं एंड में बताया था, बैलेंसिंग के बगैर भी वैलेंस फैक्टर का कंसेप्ट। सो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो मोलर रेशियो होता है वो उनके वैलेंस फैक्टर के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे बैलेंस इक्वेशन में जो मोलर रेशियो है वो हर स्पीसीज के
वैलेंस फैक्टर के रेसिप्रोकल रेशियो में होता है। जैसे अगर मैं इनका मोल निकालना चाहे तो यहाँ पर 5 वैलेंस फैक्टर है तो 1/5 लिख देंगे, 2 है तो 1/2 लिख देंगे, 10/3 है तो 3/10 लिख देंगे। ये रेसिप्रोकल्स हैं, 1/5, 1/1, 4/5 एंड 1/10। ये इनका मोलर रेशियो। लेकिन ये सिंपल नंबर नहीं है। अगर इस पूरे को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 4 40 डिवाइडेड बाई 5 8 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में, अब हम सिर्फ रेडॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है तो बैलेंस इक्वेशन में जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं उनका जो वैलेंस फैक्टर का रेशियो होता है वो उनके मोलर रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, या उनका जो मोलर रेशियो होता है वो वैलेंस फैक्टर के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। सो मोलर रेशियो एंड वैलेंस फैक्टर रेशियो आर ऑलवेज रेसिप्रोकल टू ईच अदर इन एनी बैलेंस्ड इक्वेशन, वेदर इट इज रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड है अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड है तब। ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, और धीरे धीरे हम अप्लाई करते जाएंगे इसको और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, तो इसमें क्लैरिटी और आती जाएगी। तो हमने अभी एक इक्वेशन को बैलेंस किया इन 4 स्टेप्स को यूज़ करके। अब हम एक और रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, फिर हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने सीखा है उसको एक और रिएक्शन पे हम अप्लाई करके देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा कंक्लूसिव बातें हैं वो क्या हैं? 4 स्टेप में हम रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे आफ्टर राइटिंग इट इन आयनिक फॉर्म। और अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आयनिक फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा। 4 स्टेप में जब बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन में, जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। दूसरे स्टेप में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। टोटल चेंज मिलता कैसे है? एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या है? ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट साइड। एंड फोर्थ स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर द मीडियम। और मीडियम अगर मीडियम एसिडिक है तो बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाती है। जिधर हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने एटम कम उधर उतना H+ जोड़ देंगे। ये भी मीडियम एसिडिक है। इसके बाद एक बेसिक मीडियम में भी हम बैलेंसिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो सबसे पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो क्रोमियम का +6 आएगा पर एटम। यहाँ पर Cr2 है। FeC2O4 में अगर देखें तो 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट है, आयरन और कार्बन। इसके लिए हम क्या करेंगे? आयरन मेटल है और ये पूरा नॉन मेटल है, तो ये कोवेलेंट स्पीसीज हो गया C2O4। याद कीजिए H2C2O4 हम पढ़ते हैं ऑक्सिलिक एसिड, जो 2 H+ दे सकता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। सो दिस इज ऑक्सिलेट आयन, दैट्स वाई आयरन यहाँ पर फेरस के फॉर्म होगा, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं तो मॉलिक्यूल को पहले हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, कैटायन एनायंस, और फिर हम इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे आयरन का अगर +2 आ गया, ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो कार्बन का +3 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 रखने पर सल्फर का +6 आता है। यह आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में कैटायन के नीचे जो नंबर होता है वह एनायन का चार्ज होता है, और एनायन के नीचे नंबर जो होता है वो कैटायन का चार्ज। तो क्रोमियम का चार्ज आ जाएगा +3। क्रोमियम एटॉमिक है। सल्फेट मॉलिक्यूल है, पूरे सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। ऑक्सीजन का अगर -2 रखेंगे तो सल्फर का +6 आ जाएगा। जिनको ऑक्सीडेशन नंबर ये बात समझ में नहीं आ रही है वो पहले दूसरे वीडियो लेक्चर जरूर देख जाएं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 तो कार्बन का +4 आ जाएगा। ये अगेन आयनिक कंपाउंड है, और आयरन यहाँ पर +3 स्टेट में होगा क्योंकि सल्फेट के नीचे 3 लिखा है।
पूरे सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6। अब अगर इस रिएक्शन में देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है क्रोमियम का, रिडक्शन +6 से +3। आयरन और कार्बन दोनों का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हुआ है और कार्बन +3 से +4 में। तो देखिए चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का चाहे जितने एलिमेंट का है, लेकिन टाइप ऑफ चेंजेस दो ही होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। चलिए अब इसको हम आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं पहला स्टेप अप्लाई करने के लिए। ये आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक करने पर 2 पोटेशियम आयन बनाता है और 1 डाइक्रोमेट आयन। हम सिर्फ डाइक्रोमेट आयन लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। क्रोमियम क्योंकि रिड्यूस हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। FeC2O4 ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो फेरस आयन और ऑक्सिलेट आयन मिलेगा, लेकिन हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्यों? या चलिए ब्रेक करने का कल्चर अगर हमने डेवलप किया है आयनिक कंपाउंड, उसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो फेरस आयन ऑक्सिलेट आयन मिलेगा और दोनों को लिख देंगे फेरस आयन एंड ऑक्सिलेट आयन। क्यों दोनों को लिखा? क्योंकि कटायन में भी आयरन का चेंज आ रहा है और एनायन में कार्बन का चेंज आ रहा है। हम चाहे तो दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते थे। सल्फ्यूरिक एसिड में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, हमने नहीं लिखा। चलिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्रोमियम आयन आएगा +3 चार्ज वाला। वैसे तो क्रोमियम आयन 2 होता है, लेकिन हम जो भी स्पीसीज लिख रहे हैं उसका सिर्फ एक स्पीसीज लिख रहे हैं, क्योंकि जितना नंबर होगा उसका वो तो बैलेंसिंग के बाद अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ क्रोमियम को लिखना जरूरी है, कितना क्रोमियम उससे मतलब नहीं है, कितना है वो अपने आप बैलेंसिंग के बाद आ जाएगा। तो क्रोमियम आयन लिखा, सल्फेट नहीं लिखेंगे क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। CO2 लिखा, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 फेरिक आयन बनता है, लेकिन हम सिर्फ फेरिक आयन लिखेंगे। सल्फेट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। मोस्टली क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में ही दिया जाता है। चलिए याद कीजिए पहला स्टेप क्या था। पहला स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ एटम्स शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ सेम स्पीसीज। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्रोमियम का, आयरन का, कार्बन का। क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 क्रोमियम यानी 1 Cr+3 हमने और लिख दिया। आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 1 है, इसका चार्ज नहीं देखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखना है, नंबर ऑफ एटम्स देखना है। 1 एटम 1 एटम बराबर है। कार्बन यहाँ पर 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 एटम है, तो एक और एटम लिखने के लिए एक और CO2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 CO2 हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आए Cr2O7-2 प्लस Fe+2 प्लस C2O4-2 गिविंग 2Cr+3 प्लस 2 CO2। देखिए पहली बार हमने 2 क्रोमियम नहीं लिखा था, वो बैलेंसिंग के बाद अपने आप आ गया कि 2 क्रोमियम होगा। CO2 प्लस Fe+3। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम में रिडक्शन आ रहा है, आयरन और कार्बन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चेंज चाहे जितने में हो, टाइप ऑफ चेंज 2 ही, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। क्रोमियम के लिए चेंज +6 से +3 यानी 3 का चेंज आया एक एटम के लिए, और क्रोमियम के 2 एटम है तो टोटल चेंज 6 का आ गया। आयरन के लिए चेंज आया +2 से +3 का, 1 का, और एक ही आयरन एटम है इसलिए 1 का ही चेंज रहेगा टोटल। प्लस कार्बन का चेंज +3 से +4 1 का, और कार्बन के 2 एटम्स हैं इसलिए 2 का चेंज, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इक्वल टू 3। 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3 हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 हो जाएगा, यानी रिडक्शन के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में हम सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ये 6 हो गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। अब देखिए सेकंड स्टेप के बाद हमारा जो स्टेप आएगा उसमें जो कुछ भी है हमने सेकंड स्टेप में चेंजेस किए थे उसको आगे लिख लेते हैं। Cr2O7-2 प्लस, अब इन दोनों को चाहे तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो 2 FeC2O4 मिला के न्यूट्रल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन में 6 का लॉस हुआ और रिडक्शन में 6 का गेन हुआ। यहाँ पर 6 का जो लॉस हुआ है वो 3 अलग अलग एटम ने किया है। आयरन या
6 अलग अलग एटम ने किया, 2 आयरन एटम ने और 4 कार्बन एटम ने, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहां पर 2Cr+3 प्लस 4CO2, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 2Fe+3। ये तीसरे स्टेप में हम आ गए। तीसरे स्टेप में किसकी बैलेंसिंग की जाती है? फिर से 4 स्टेप्स याद कीजिए। उस एटम की बैलेंसिंग जिसमें का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में। अब हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे बाई वाटर। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है 7 एंड 4 2 8, 8 + 7 15। यहाँ पर कितना है 4 2 8, 8 है तो इसका मतलब 7 ऑक्सीजन की कमी है, 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया हमने। चलिए फोर्थ स्टेप में आ जाइए। Cr2O7-2 प्लस 2FeC2O4 with the transfer of 6 electron gives 2Cr+3 plus 4CO2 plus 2Fe+3 plus 7S2। चलिए मीडियम कैसा है? एसिडिक। H2SO4 था इस लिहाज से भी, और जैसा कि MnO4 के बारे में हमने बताया था कि मैग्नीज +7 से +2 का जो चेंज शो करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही चेंज शो करता है। ऐसे ही डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एसिडिक मीडियम में +6 से +3 में चेंज होता है। तो ये भी पहचान है चेंज भी, लेकिन एज अ फैक्ट यहाँ पर H2SO4 भी लिखा गया। तो एसिडिक मीडियम में जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम होगा उधर उतना H+ जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 0 और यहाँ पर कितने हैं 14, तो हम इधर 14H+ जोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में बैलेंस, हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर आप लेफ्ट और राइट में देखिए बराबर होगा। नेट चार्ज -2 + 14 यानी +12 चार्ज, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 +12 चार्ज इधर भी है। इसको न्यूट्रल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम Cr2O7-2 के लिए लिखेंगे क्या? K2Cr2O7 प्लस 2 पोटेशियम ऐड किया, ध्यान रखिएगा इसको। FeC2O4 न्यूट्रल ही था, 2FeC2O4। अब 14H+ के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, कितना 7, तो इसमें 7 सल्फेट हमने लिया, तो हमने इसको लेफ्ट साइड को न्यूट्रल बनाने के लिए 2 पोटेशियम और 7 सल्फेट ऐड किया, उसको राइट में भी बाद में ऐड करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। चलिए क्रोमियम आयन किससे आया था? क्रोमियम सल्फेट से, तो 2 क्रोमियम आयन के लिए हम 1 क्रोमियम सल्फेट लिखेंगे और 1 क्रोमियम सल्फेट लिखने में 3 सल्फेट एडजस्ट हो गया, तो 7 सल्फेट में से 3 एडजस्ट हो गया, 4 सल्फेट और 2 पोटेशियम अभी बचे हुए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज रहेगा, प्लस फेरिक आयन किससे आया है? फेरिक सल्फेट से। हमको 2 फेरिक आयन के लिए 1 फेरिक सल्फेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 फेरिक सल्फेट में 2 सल्फेट आयन होते हैं ऑलरेडी। तो देखिए 3 सल्फेट और आ गया, 7 सल्फेट में से 3 + 3 6 सल्फेट एडजस्ट हो गए, 1 सल्फेट और 2 पोटेशियम आयन बच गया। वाटर एज इट इज लिख देंगे। अब जो बचा वो K2SO4 हो जाएगा। सो दिस इज द न्यूट्रल बैलेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसका वैलेंस फैक्टर आप खुद निकाल के देख लीजिए। एक फार्मूला यूनिट 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 / 2 3, 6 / 7 6/7, 6 / 1 6, 6 / 4 3/2। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को 6 आएगा, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6/7 और यहाँ पर आएगा 6। ज़रा देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर जो बैलेंस फैक्टर है वो 6/7 पिछले बैलेंस इक्वेशन में भी अनयूजुअल था। रेडॉक्स रिएक्शन में हम एसिड को एसिड की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एसिड वैलेंस फैक्टर निकालते वक्त एसिड तब माना जाएगा जब वो H+ फर्निश कर रहा हो, और H+ फर्निश कर रहा है इसका मतलब कि सामने बेस होना चाहिए। तो ये अगर एसिड है तो सामने बेस कोई नहीं है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ये एसिड की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन में हर स्पीसीज का वैलेंस फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में निकाला जाता है।
तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर के 2 मेथड्स हमने करके दिखाए आपको। आगे एनसीईआरटी में जितने भी इक्वेशन आप दिए हैं सबको बैलेंस कर जाइए। जब तक आप पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं स्टेप वाइज लिख के बैलेंस कीजिएगा। आगे चल के जब हमको प्रैक्टिस करनी होगी, एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा, तो हमको 4 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ये सीखने के लिए ज़रूरी है ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए। आगे चलने के बाद हम एक बार इक्वेशन लिखेंगे या दिया है क्वेश्चन है तो उसी में एक बार में सारी के सारी बैलेंसिंग के स्टेप्स हम फॉलो कर जाएंगे। इसी में हमने उन एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, फिर इसी में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लेंगे, फिर इसी में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, फिर इसी में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। यानी एक ही बार रिएक्शन को लिखने के बाद हम सारे बैलेंसिंग के स्टेप उसी में फॉलो कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स बैलेंसिंग सीखने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखने के बाद हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहा जाता है, इससे बैलेंसिंग सीखेंगे। इस मेथड की खूबी ये है कि अगर आपको सिर्फ रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया है तो भी आप बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिया गया है तब भी बैलेंस कर सकते हैं, और कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया है तो भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया है। हाफ रिएक्शन अगर आपको दे दिया गया तो बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सुटेबल नहीं है। तो हाफ रिएक्शन के लिए सिर्फ यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है और कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए दोनों मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए प्रेफर किया जाता है कि उसमें एक बार में पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में 3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो दिया गया इक्वेशन है उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर देना आयनिक फॉर्म में। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करेंगे लेकिन सेम मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, सेम स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो कोफिशिएंट होगा, बैलेंसिंग में एक इलेक्ट्रॉन का स्टेप भी आता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट है उनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों इक्वेशन को ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, और फिर दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो लिखा गया उसी को हम वर्ड टू वर्ड अक्षर से फॉलो करते हुए इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? पहले ये तो पता चले कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, किस में रिड्यूस हुआ है। इसके लिए हम सबको ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कीजिए चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कीजिए। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 -2। अब यहाँ पर तो याद हो गया होगा, अभी हमने बैलेंस किया था, KMnO4 कई बार आ गया। अब KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ कैलकुलेट किया +7। अब जीवन में दोबारा कभी अगर KMnO4 आता है तो फिर उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले कैलकुलेट किया गया है तब। तो जो लोग घबराते हैं कि कोई नया कंपाउंड दे देगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए घबराहट तभी तक रहेगी आपकी जब तक आपने पढ़ाई नहीं की। अगर पढ़ाई कर लेंगे ढंग से, पूरा का पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया, तो नया कंपाउंड मतलब कुछ नहीं होता है। नया कंपाउंड का मतलब होता है लैक ऑफ स्टडी। अगर आपने पढ़ाई में कमी की तो आपके लिए हर कंपाउंड नया कंपाउंड होगा, और अगर पढ़ाई में कमी नहीं की तो कोई भी नया कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फिर उनसे बनने वाले कंपाउंड्स जो हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो फिक्स्ड हैं। तो नया कंपाउंड का मतलब आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की। तो जब आप एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, तो फिर कुछ नया कंपाउंड जैसा नहीं रहता है और सबका ऑक्सीडेशन नंबर लगभग आपको याद हो जाता है। तो KMnO4 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख लिया। H2O2 परऑक्साइड था, एक्सेप्शन में पढ़ाया गया था कि ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है, हाइड्रोजन +1। H2SO4 में +1 -2 रखेंगे तो +6 आ जाएगा। MnSO4 में मैग्नीज +2, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 होता है, इसमें ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो सल्फर का +6 और ऑक्सीजन O2 में 0 रहेगा। सो दिस इज द रिएक्शन। इसमें देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, +7 से +2, इसका मतलब ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो इसने किसी को ऑक्सीडाइज किया होगा। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? तो देखिए पोटेशियम राइट में लिखा ही नहीं है, इसका मतलब पोटेशियम स्पेक्टेटर आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको अनबैलेंस इक्वेशन में भी लिखना ज़रूरी होता है।
ऑक्सीजन -2 से -2 में तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन -2 से 0 में ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब ज़रा गौर से देखिए, ऑक्सीजन तीनों रिएक्टेंट स्पीसीज में है, 2 में -2 स्टेट में और 1 में -1 स्टेट में, और प्रोडक्ट में भी दोनों स्पीसीज में, एक में -2 और एक में 0। तो अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो -2 में है और -1 में है ऑक्सीजन एटम। प्रोडक्ट में देखें तो -2 में है और 0 में है। अब अगर हम बात करें कि कौन सा ऑक्सीजन किस ऑक्सीजन में चेंज हुआ, तो देखिए -2 से -2 ये तो चेंज ही नहीं है, -2 से 0 ये ऑक्सीडेशन है, और -1 से 0 भी ऑक्सीडेशन है। तो सवाल यह कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, -2 से 0 या -1 से 0। तो यहां पर देखिए -1 लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए हम जो O2 में ऑक्सीजन आया है वो H2O2 का लेके चलेंगे, न कि KMnO4 और H2SO4 का, क्योंकि KMnO4 H2SO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और वो स्टेबल है, तो स्टेबल वाला इन जनरल चेंज नहीं होता है। इसलिए हम O2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है वो H2O2 का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये मान के चलेंगे। तो एक नया ट्विस्ट यहाँ पर यह आया कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ है वो सिर्फ H2O2 वाला है। इसका मतलब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में भी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ है, लेकिन इसमें सारे ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ H2O2 वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है या O2 वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और फिर से ऑक्सीजन की बैलेंसिंग का एक और स्टेप आएगा। कैसे आएगा, चलिए हम इसको देखते हैं, जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए। फर्स्ट स्टेप इज सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस इन आयनिक फॉर्म। तो ये देखिए अनबैलेंस इक्वेशन दिया गया था, इसको हम आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं सेपरेट करके। तो सेपरेशन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2O2 का O2 में, H2O2 कोवेलेंट है और O2 भी कोवेलेंट हमने लिख दिया। और यहां पर लिखेंगे रिडक्शन, KMnO4 का MnSO4 में हुआ, KMnO4 आयनिक है तो इसमें सिर्फ एनायन लिखेंगे MnO4 माइनस, K+ का चेंज नहीं हुआ है इसलिए कटायन को नहीं लिखा, सिर्फ एनायन को लिखा। और ये भी आयनिक है, इसमें एनायन को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कटायन को लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीज का चेंज हुआ, सल्फर ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ। तो हमने आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर दिया। अब दूसरे स्टेप में हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। पहले स्टेप में यहां पर कोई चेंज नहीं। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, +7 से +2। मैग्नीज के भी एटम्स दोनों तो बराबर हैं, यानी पहले स्टेप में हमको कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब देखिए यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस नहीं किया जा रहा है। पहले 3 स्टेप में एटम्स को बैलेंस किया गया, फिर चार्ज को बैलेंस किया गया। तो सबसे पहले हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर मैग्नीज। दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे बाई वाटर। ऑक्सीजन एटम यहां पर बैलेंस है तो एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज भी नहीं किया। यहां पर ऑक्सीजन 4 है और राइट में 0 है, तो राइट में 4H2O लिखेंगे। सो MnO4 माइनस गिविंग Mn+2 तो पहले से था। अब यहां पर बैलेंस करने के लिए हमने 4H2O जोड़ दिया। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं एज पर द मीडियम, और हमने एक टेबल बनाया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए, वही टेबल यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। मीडियम एसिडिक है तो जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम उधर उतना H+ जोड़ेंगे। यहां पर 2 हाइड्रोजन, इधर 0, तो पहले तो जो इक्वेशन था उसको लिख लिया। अब राइट साइड में हमको 2 H+ जोड़ना है। एसिडिक मीडियम की वजह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया H+ के जरिए। यहां पर आते हैं, रिएक्शन जो था पहले लिख लेते हैं, MnO4 माइनस गिविंग Mn+2 + 4H2O। यहां पर 0 हाइड्रोजन एटम है, इधर 8 हाइड्रोजन एटम, तो इधर हमने 8H+ लिख लिया।
चलिए फोर्थ स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में पहले जो कुछ हुआ उसको हम एक साथ लिख देते हैं, H2O2 प्लस O2 गिविंग H2O2 gives O2 plus 2H plus। यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4S2। फोर्थ स्टेप में बैलेंसिंग ऑफ नेट चार्ज करते हैं। कैसे? बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे? जिधर नेगेटिव चार्ज की कमी हो या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। सो बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट और पॉजिटिव चार्ज एक्सेस साइड। इसमें देखिए इधर न्यूट्रल है और इधर पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव एक्सेस है। कितना एक्सेस है? 2 प्लस, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने। इधर देखिए -1 प्लस 8 यानी +7 चार्ज है और इधर +2, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है। टोटल +7 था, इधर +2 यानी 5 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम इधर लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस इक्वेशन को एक दूसरे में ऐड करने के लिए, यानी ये थर्ड स्टेप फॉलो करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरे के पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और पूरे रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका कोफिशिएंट से ये मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफिशिएंट से ये, और अब हम ऐड कर दें। ऐड करने के लिए क्या करूँगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ लिखा जाता है, दोनों का राइट हैंड साइड एक साथ। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 5 × H2O2, और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, तो इसका लेफ्ट लिख लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लिया हमने। अब हम राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो 5 O2 पहले आएगा, 5 2 10H प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो 2 Mn प्लस 2 प्लस 8S2। इक्वेशन बैलेंस हो गया है। जो कॉमन स्पीसीज उनको कैंसिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रहता है और कॉमन रहता है दोनों तरफ। 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस रिएक्शन में हुआ। उसके सिवा देखिए H2O2 सिर्फ लेफ्ट में है, MnO4 माइनस सिर्फ लेफ्ट में, H प्लस लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। इधर ज़्यादा है तो ये 10H प्लस पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 कैंसिल होगा तो 6 बचेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब अगर हम इसको फिर से एक बार लिख लें, तो जैसा हमको दिया गया था पहले कि MnO4 2 MnO4 माइनस यानी 2 KMnO4, 2 पोटेशियम ऐड किया हमने, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 पोटेशियम बाद में ऐड करेंगे, जैसा हमने न्यूट्रल बनाने का तरीका बताया था। H2O2 5 आ जाएगा प्लस 6H प्लस किससे आएगा? H2SO4 से, तो हम 3H2SO4 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने 2 पोटेशियम और 3 सल्फेट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है बैलेंस इक्वेशन के सिवाय, तो 2 पोटेशियम और 3 सल्फेट को प्रोडक्ट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था? 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहाँ पर पहले क्या था? MnSO4, तो उसके लिए Mn लिखेंगे, 2 Mn के लिए 2 MnSO4 लिख दिया हमने। अब देखिए 2 सल्फेट बैलेंस हो गया, 1 सल्फेट और 2 पोटेशियम बच गया। इसके बाद O2 5 है, वाटर 8 है। स्पेस बनाने के लिए हम इस 8 वाटर को ऊपर वाले इक्वेशन को राइट में लिख दे रहे हैं। अब हमारे पास बचा क्या? 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, उसको मिला के हम K2SO4 लिख देंगे। चेक कर लीजिए, पूरा इक्वेशन बैलेंस है। जिस एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट में हैं उस एलिमेंट के उतने ही एटम राइट में भी हैं, और नेट चार्ज इधर भी 0 है इधर भी 0, यानी न्यूट्रल फॉर्म में इन्हें इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर। आप खुद देख लीजिए, 2 के लिए 10 तो 1 के लिए 5,
5 के लिए 10 तो 1 के लिए 2, और वैलेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल है मोलर रेशो 10 डिवाइडेड बाई 3 यानी 10/3 वैलेंस फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंस फैक्टर देखिए अनयूजुअल फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, जबकि हम इन जनरल जब एसिड के रूप में पढ़ते हैं तो 1 या तो 2 पढ़ते थे वैलेंस फैक्टर। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 10 डिवाइडेड बाई 8 5/4 एंड 10 डिवाइडेड बाई 1 10। ये इनके वैलेंस फैक्टर आ गए। इन वैलेंस फैक्टर का यूज अभी हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में एक्सटेंसिवली करेंगे, और बहुत से जो इक्वेशंस जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगते थे बड़े आसानी से हम वैलेंस फैक्टर को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा और बैलेंस इक्वेशन में हर स्पीसीज का वैलेंस फैक्टर निकालना सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। हमने जो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके आपको दिखाया है, आप खुद उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करके देखिए, और जिसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किया उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कीजिए। तो ये 4 रिएक्शंस, तो 4 क्या मतलब 3 अभी तक तो हमने बैलेंस कर दिया, और यही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का कंसेप्ट हम एक और रिएक्शन में अप्लाई करके दिखाएंगे। यानी हम टोटल 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन बैलेंस करके दिखा चुके हैं आपको, और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक और करने जा रहे हैं। तो टोटल 4 रिएक्शन हमने आपको बैलेंस करके दिखाए, 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और 2 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया उसको आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कीजिए, जिसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किया उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कीजिए। दोनों मेथड में कम से कम 5 रिएक्शन आप स्टेप वाइज बैलेंसिंग करेंगे। अगर उसके बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं आता तो और भी नंबर ऑफ रिएक्शंस आप बैलेंस करने के लिए स्टेप वाइज मैनर में कीजिए, जैसे हमने हर स्टेप को लिख के किया है। जब आपको लगे कि नहीं अब तो आ रहा है, स्टेप्स हमको याद हो गए हैं, तो आप डायरेक्ट एक बार में इक्वेशन को लिख के पूरा का पूरा बैलेंसिंग एक साथ कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर पे अप्लाई करके 1-2 इक्वेशन में दिखाएंगे। दूसरी बात, हमने अभी तक जो 4 इक्वेशन किए बैलेंस, वो सब के सब किस में थे? एसिडिक मीडियम में। तो अब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो अगला स्टेप, अगला रिएक्शन बैलेंस करके आपको दिखाएंगे, वो बेसिक मीडियम में दिखाएंगे, ताकि हाइड्रोजन किस तरीके से बेसिक मीडियम में बैलेंस होता है इसको भी अप्लाई करके हम देख लें। सो लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन। बेसिक मीडियम में जो पहला रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं बैलेंसिंग का, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, रेडॉक्स का भी और बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन का भी, और पी ब्लॉक में आगे चल के इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में क्लोरीन को NaOH से पास किया गया, NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, तो NaCl NaClO3 बना। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। एक्चुअली ये NaOH जो होता है यहाँ पर हॉट एंड कंसनट्रेटेड होता है। पी ब्लॉक में आगे चल के पढ़ाया जाएगा 17th ग्रुप में कि अगर ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होता तो NaCl और NaClO बनता। NaClO को बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट बनता है। कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है NaClO। फिलहाल ये रिएक्शन हमको दिया गया है, तो हमको इसकी बैलेंसिंग करनी। मीडियम बेसिक NaOH को देख के पता चल रहा है। पहला काम क्या करेंगे, हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंस करके इसको दिखा रहे हैं, बाद में इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस कर लीजिएगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखते हैं 0 +1 +1 -2 +1 -1 +1 -2 +5। ये रिएक्शंस हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो सिर्फ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है इन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में 2 जगह क्लोरीन का ही चेंज हुआ है। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्टेंट से होता है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट में होता है। अगर हम इसकी बैलेंसिंग करना चाहते हैं, पहला स्टेप अगर हम लिखेंगे तो क्या है, सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस इन आयनिक फॉर्म। तो अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करें तो ऑक्सीडेशन Cl2 का हुआ, रिडक्शन भी Cl2 का हुआ। Cl2 ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, +5 NaClO3, आयनिक फॉर्म है। ब्रेक होगा तो Na+ और ClO3- बनेगा। हम सिर्फ ClO3- लिखेंगे क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। क्लोरीन रिड्यूस हुआ है किसमें, NaCl में।
आयनिक है तो Na+ और Cl- होगा, हम सिर्फ Cl- लिखेंगे क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो हमने आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग करके। अब दूसरा स्टेप है इनकी बैलेंसिंग का, और बैलेंसिंग के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में जो हमको मिला था उसको हम आगे बढ़ा लें। पहले स्टेप में बैलेंसिंग ऑफ एटम होती है जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज शो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पर क्लोरीन 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। एक और क्लोरीन एटम लिखने के लिए एक और ClO3- लिखेंगे, तो एक ClO3- है, एक और लिखा तो यहाँ पर 2 हो गया। 2 क्लोरीन एटम 1 है, 1 एटम क्लोरीन का कम है और क्लोराइड के फॉर्म है, तो यहाँ एक और क्लोराइड लिखेंगे तो 2 क्लोराइड हो जाएगा। दूसरे स्टेप में बैलेंसिंग के पहले स्टेप में हमको मिला 2 ClO3- Cl2 से, और रिडक्शन में Cl2 से 2 Cl-। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग हो रही है बाई एडिंग वाटर। ऑक्सीजन एटम देखिए 2 3 इधर 6 है, उधर 0 है, तो इधर 6 ऑक्सीजन एटम कम है तो 6 वाटर हमने जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दोनों तरफ 0 है तो बराबर है, बैलेंस है। तो दूसरे स्टेप के बाद हमको इक्वेशन मिलता है Cl2 + 6H2O, जो जो लिखा है वही फॉलो करते जा रहे हैं, गिविंग व्हाट 2 ClO3- एंड हियर Cl2 गिव्स 2 Cl-। ऑक्सीडेशन को रिडक्शन को सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम अलग अलग बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं एज पर द मीडियम, और ये स्पेसिफिक पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, और अपोजिट साइड में उतना ही OH-। इधर देखें तो हाइड्रोजन है 6 × 12 और इधर है 0, तो इधर हाइड्रोजन की कमी है। कितने एटम की कमी है, 12 एटम की। तो जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि अगर 12 हाइड्रोजन एटम कम है तो लोग 6 वाटर जोड़ देते हैं या 6 OH- जोड़ देते हैं। ये दोनों ही गलत है। उनको लगता है कि 6 वाटर जोड़ने पे 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, या बेसिक मीडियम में तो जिधर हाइड्रोजन कम उधर OH- जोड़ देंगे। ये दोनों बातें गलत हैं। टेबल को देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग का जो टेबल हमने बताया था वही यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो इस स्टेप में होना क्या है, जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम रहेगा उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। इधर 12 हाइड्रोजन एटम, इधर 0, तो इधर हमने 12 H2O जोड़ दिया, और जितना वाटर जोड़ा उतना ही अपोजिट साइड में OH- जोड़ेंगे, यानी एडिशन दोनों तरफ हुआ। हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट साइड में सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अपोजिट साइड में सेम नंबर ऑफ OH-। कम टू दिस, हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ 0 है तो बैलेंस है। थर्ड स्टेप के बाद हमको मिला फोर्थ स्टेप, क्या क्या, Cl2 + 6H2O। अच्छा, आप ज़रा देखिए यहाँ पर इधर 12 H2O और इधर 6 H2O, वाटर दोनों तरफ है, तो ये वाटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 वाटर बचेगा। तो हमको नेट रिएक्शन में मिलेगा क्या, थर्ड स्टेप के बाद क्लोरीन + 12 OH-। रिएक्शन में जो स्पीसीज दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाते हैं, बराबर हैं तो 0 हो जाएगा, और अगर अनइक्वल है तो ज़्यादा उधर बच जाएगा। सो 12 OH- के बाद बचा 2 ClO3-। नाउ हियर Cl2 गिविंग 2 Cl-, यानी इसमें पहले स्टेप का तो बाकी कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में हमको चेंजेस करने पड़े। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग ऑफ नेट चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट और पॉजिटिव चार्ज एक्सेस साइड। देखिए इधर कितना नेगेटिव चार्ज है, 12- है, और इधर 2- है, तो ये नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट साइड, और इधर 10 नेगेटिव चार्ज की कमी है, तो हम इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इधर 0 और इधर 2, तो हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस बैलेंस है। किसी भी एटम को लेफ्ट और राइट में देखिए बराबर मिलेगा, नेट चार्ज भी लेफ्ट और राइट में देखिए बराबर मिलेगा। अब हमको थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। तो हम चाहें तो इसको 2 से और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। पर्पज़ ये कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, तो वो पर्पज़ हम और आसानी से यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। कैसे, पूरे रिडक्शन के बैलेंस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, क्लोरीन 1 है यहाँ पर, पहले इसका रिएक्टेंट फिर इसका रिएक्टेंट लिख देते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। क्लोरीन 1,
OH माइनस 12 प्लस इसका क्लोरीन 5 इंटू Cl2, तो 5 Cl2 यहाँ से और 1 Cl2 यहाँ से, तो टोटल है 6, 1 and 5। OH माइनस इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन मिल गया कितना, 5 2 10। प्रोडक्ट में इससे मिलेगा 2 ClO3 माइनस, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 Cl माइनस। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। जो कॉमन स्पीसीज होंगे वो कैंसिल होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और कोई स्पीसीज कॉमन नहीं है दोनों तरफ। अब एक और ख़ास बात देखिए, हम इस पूरे रिएक्शन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2 से डिवाइड करके। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 6, ये इलेक्ट्रॉन 10 था लेकिन 5 बचेगा अगर 2 से डिवाइड कर दे तो। यहाँ पर ये 1 बचेगा, ये भी बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन तो पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन अगर गिवन इक्वेशन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन था तो अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर आएगा 5। अब इसको न्यूट्रल फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखिए क्लोरीन तो एज इट इज़ मॉलिक्यूल में था, तो रिएक्शन हो गया 3 क्लोरीन का। OH माइनस किससे आएगा? NaOH से, तो 6 OH माइनस के लिए 6 NaOH लिखेंगे। इसका मतलब 6 सोडियम हमने ऐड कर दिया बैलेंसिंग के बाद, अब 6 सोडियम को प्रोडक्ट में भी ऐड करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन का। 6 क्लोरीन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट साइड में NaCl का क्या कंपोनेंट यहाँ पर हमने लिखा Cl माइनस। NaCl Cl माइनस को जब बनाएंगे तो 5 Cl माइनस के लिए 5 NaCl आएगा। इसका मतलब 5 सोडियम बैलेंस हो गया, 1 सोडियम अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। फिर आया NaClO3, तो Cl3 माइनस को NaClO3 में कन्वर्ट करेंगे तो सोडियम सारा बैलेंस हो गया, प्लस प्रोडक्ट में यहां पर वाटर भी आना था, ये 6 वाटर भी यहां पर था, यहां पर भूल गए थे लिखना, तो 6 वाटर भी यहां पर कैरी होगा किधर? प्रोडक्ट साइड में। और 6 वाटर को पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया था तो यहां पर 3 वाटर बचेगा। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। और अब आखिरी स्टेप इसका यह है कि हम इसमें वैलेंस फैक्टर हर स्पीसीज का निकाल के देखें। तो देखिए क्लोरीन का वैलेंस फैक्टर यहाँ पर आएगा 3 के लिए अगर 5 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 5/3। यहाँ पर 5/6, 6 फार्मूला यूनिट के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के लिए कितना? 5/6। 5 के लिए 5 तो 1 के लिए 1, 1 के लिए 5 और 3 के लिए 5 तो 1 के लिए 5/3। ये 3:6 का रेशो जो है इनके वैलेंस फैक्टर के रेशो का रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3:6 हो जाएगा। तो बैलेंसिंग हमने बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में सीख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीख लिया और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सीख लिया। हाफ रिएक्शन को सेपरेट करके बैलेंस किया, कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस किया। जिन रिएक्शंस को हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया आप उसको आयन इलेक्ट्रॉन से करेंगे, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन से किया उसको ऑक्सीडेशन नंबर से करेंगे। 2 और बातें यहाँ पर बता के ये लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। 2 बातें क्या बतानी है? एक, अगर किसी स्पीसीज का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसका वैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे। यानी अभी तक वैलेंस फैक्टर निकाल तो रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट वैलेंस फैक्टर कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर में अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग स्पीसीज के लिए, उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। सो वैलेंस फैक्टर का कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अनबैलेंस इक्वेशन आपको दे देते हैं, हाफ रिएक्शन के फॉर्म में, कंप्लीट रिएक्शन के फॉर्म में, जिसकी बैलेंसिंग आपको करनी है। वैलेंस फैक्टर को अगर हम समराइज करें तो ये 3 केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो वैलेंस फैक्टर कैसे निकलता है? जैसा कि हमने यूज़ किया था सारे बैलेंस इक्वेशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या इन्वॉल्व पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ एनी स्पीसीज। और ये कंसेप्ट
बैलेंस इक्वेशन में हर स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी स्पीसीज इन रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, सबके लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो ये यूनिवर्सल है, कभी भी फेल नहीं करता है। तो बैलेंस इक्वेशन में अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो गलती कभी नहीं होगी, अगर सही तरीके से निकालते हैं तब। ये तरीका है। अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, जैसे कि हमने हाफ रिएक्शंस दिए हैं, इसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इसको सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग आपको करना है। तो अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है, चाहे कंप्लीट रिएक्शन चाहे हाफ रिएक्शन, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में हम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं, हर स्पीसीज का नहीं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है या जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है, उनमें ये हमेशा सही तरीके से नहीं निकाल सकते। लेकिन अनबैलेंस्ड इक्वेशन में वो स्पीसीज जिसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है या सिर्फ रिडक्शन हुआ है, यानी वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है या सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं। सो अनबैलेंस इक्वेशन में बैलेंस फैक्टर कैसे आता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर फार्मूला यूनिट। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर फार्मूला यूनिट, ये वैलेंस फैक्टर आएगा एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका एग्जांपल 2 हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बाकी फिर आप देखेंगे आगे। ये MnO4 माइनस है, ये Cr2O7 माइनस 2 है। देखिए यहाँ पर वीकली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक हमने लिख दिया, बाकी किसी में नहीं लिखा, तो सबको एसिडिक या न्यूट्रल मान के आप बैलेंस करेंगे। वीकली बेसिक को भी कहीं कहीं न्यूट्रल लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा MnO2 अगर बन रहा है तो वीकली बेसिक है, तो बेसिक मीडियम तो मेंशन किया जाता है, और अगर नहीं मेंशन किया गया तो हम एसिडिक या न्यूट्रल की तरह ही बैलेंस करते हैं। तो इस 10 में से 2 को बेसिक में बैलेंस करना और बाकी सब एसिडिक में आप बैलेंस कर देंगे। अब अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखिए तो मैग्नीज का यहाँ पर कितना है? +7 आएगा, ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो, और यहाँ पर मैग्नीज का +2 है। ऑक्सीजन नहीं लिखा गया प्रोडक्ट, इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी नहीं कर रहा है। इसके एक फार्मूला यूनिट के लिए +7 से +2 कितने का चेंज आया? 5, तो इसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 5। आगे आप लिखेंगे भी इसको। इसमें देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखेंगे तो क्रोमियम का +6 आएगा पर एटम, और जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो ये +3 बना रहा है। +6 से +3 यानी 3 का चेंज, लेकिन एक फार्मूला यूनिट में 2 क्रोमियम है, तो 3 × 2 यानी वैलेंस फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा 6। 3 × 2 टोटल 6। ये भी हमने अभी देखा था बैलेंसिंग में। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का चेंज हो रहा है +2 से +3, कार्बन का चेंज हो रहा है +3 से +4। टोटल चेंज कैसे देखेंगे? पर फार्मूला यूनिट। पर फार्मूला यूनिट यानी 1 आयरन और 2 कार्बन का चेंज देखना है। ऑक्सीजन का चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए हमने लिखा भी नहीं उसको। -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, तो 1 आयरन के लिए 1 का चेंज और 1 ही आयरन है, प्लस 1 कार्बन के लिए 1 का चेंज और 2 कार्बन है। टोटल चेंज कितना हो गया? 3। अच्छा, आयरन और कार्बन के चेंज को ऐड क्यों किया गया? क्योंकि आयरन भी ऑक्सीडाइज हुआ है और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ है। सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर फार्मूला यूनिट वैलेंस फैक्टर होता है। अब आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और सब में वैलेंस फैक्टर निकालेंगे। 10 में से 3 केसेस हमने बता दिए, 7 केसेस में वैलेंस फैक्टर आपको निकालना है रिएक्टेंट का, और बैलेंसिंग सबकी करनी है। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और स्पीसीज या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या तो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी रिएक्टेंट का बता सकते हैं हम इसमें। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अभी हमने इसकी बैलेंसिंग पढ़ी थी, ये तो अनबैलेंस इक्वेशन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, जैसे इसमें क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है NaCl में और ऑक्सीडाइज हो रहा है NaClO3 में, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। तो देखिए, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में अलग अलग वैलेंस फैक्टर निकालते हैं अनबैलेंस का कंसेप्ट यूज करके, और वैलेंस फैक्टर इन ऑक्सीडेशन और वैलेंस फैक्टर इन रिडक्शन के प्रोडक्ट को उसी के सम से डिवाइड करने पे टोटल वैलेंस फैक्टर मिल जाता है। जैसे फॉर क्लोरीन वैलेंस फैक्टर अगर इस रिएक्शन में देखना है तो क्लोरीन यहाँ पर Cl नहीं है, Cl2 है, यानी पर फार्मूला यूनिट हमको चेंज देखना है। तो रिडक्शन में देखिए चेंज आया 0 से लेके -1, 1 का चेंज आया, और पर फार्मूला यूनिट Cl2 में 2 क्लोरीन है तो 2 का चेंज आ गया, तो रिडक्शन में 2 का चेंज आ गया।
तो वैलेंस फैक्टर इन रिडक्शन इज 2। अच्छा, ऑक्सीडेशन में 0 से आया चेंज +5 का चेंज आ गया, और Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ उसका पर फार्मूला यूनिट अगर लेंगे तो 2 क्लोरीन के लिए लेंगे तो 10 का चेंज आया। तो वैलेंस फैक्टर इन ऑक्सीडेशन कितना हो गया 10, रिडक्शन में 2, ऑक्सीडेशन में 10 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 20, डिवाइडेड बाई इनका समेशन कितना आएगा 12। सो 20/12, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। थोड़ा सा बैक करके अगर आप देखिएगा, जब हमने इसको बैलेंस इक्वेशन लिखा था तब भी वैलेंस फैक्टर क्लोरीन का 5/3 ही आया था। तो वैलेंस फैक्टर हम डिस्प्रोपोर्शनेटिंग स्पीसीज का ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा भी जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के और एग्जांपल्स हम देखेंगे। फिलहाल आप इतने रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए, हाफ रिएक्शंस को, और एनसीईआरटी में बैलेंसिंग के जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनको बैलेंस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम वैलेंस फैक्टर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में अनबैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, दोनों तरीके के इक्वेशन से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।